नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपको हर बार संदेश देता हूँ कि कोरोना वायरस से बचे रहिए और भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। जैसे घर से बाहर जब भी जाएँ मास्क पहन कर जाएँ और आपको सार्वजनिक स्थलों पर भी मास्क पहनना है। घर से बाहर जब भी जाएँ हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल साथ में रखें, क्योंकि जब आपके पास साबुन से हाथ धोने का इंतज़ाम ना हो, तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर सकें। किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 6 फीट की या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें। हाथ ना मिलाएँ किसी से, गले ना मिलें बाहर किसी से और घर में भी आप अपने समय-समय पर हाथों को साबुन से धोते रहें। समय-समय पर कब? जैसे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद या कोई भी ऐसा लगे कि आपने किसी घर से बाहर से कोई चीज़ आई है आपके पास में और वो कोरोना पॉज़िटिव हो सकती है, तो उसको छूने के बाद आप अपने हाथ ज़रूर साबुन से धोएँ। तो ये है। इसके अलावा आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, इतिहास, हमारे अतीत, भाग 1 भाग 1 और 2, ठीक है। कार्यपत्रक 23, तिथि 18 दिसंबर 2020, कक्षा 8, विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर आप कक्षाध्यापक का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 व उसके बाद। तो इसका अब कुछ भाग हम पहले वाली वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? अम, कंपनी का पलटवार। तो जो विद्रोह हुए थे 1857 का, जिसकी हमने चर्चा की थी पिछली वर्कशीट में, इस वर्कशीट में हम कंपनी के पलटवार पर चर्चा करेंगे, ठीक है? कि कंपनी ने क्या किया? देखिए, विद्रोह की उथल-पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए, है ना? के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों को पर धावा बोल दिया। एक तरह से सितंबर सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल ब ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र पर मुकदमा चलाया गया, ठीक है? तो इन पर किस पर मुकदमा चलाया गया। तो देखिए, क्या किया अंग्रेजों ने कि विद्रोह के बावजूद भी इतने उथल-पुथल के बाद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, है ना? उन्होंने क्या किया, भई ऐसे-ऐसे कानून बनाए कि विद्रोहियों को जल्द से सज़ा मिले और फौजें मंगा कर विद्रोह को कुछ एकदम निर्ममता से कुचलने की कोशिश की, है ना? और अंतिम बादशाह जो है बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा ठीक है, मुकदमा चलाया, ठीक है? अच्छा, अब देखिए चलाया गया, ठीक है? और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को उनकी आँखों के सामने गोली मार दी गई, है ना? और बहादुर शाह ज़फ़र और उनकी पत्नी ज़ीनत महल को अक्टूबर 1858 में क्या है रंगून जेल भेज दिया गया। 1862 में यहीं उनकी मृत्यु हुई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी झांसी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया और दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी लोधी अवंतीबाई, है ना? अवंतीबाई लोधी के साथ भी ऐसा ही हुआ, ठीक है? तो देखिए, अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि जब अंतिम बादशाह देखो, अब क्या किया अंग्रेजों ने, ये बताइए? ये तो सिंपल सीधी-सी बात है, आपको समझने वाली बात है कि मुकदमा क्यों चलाया गया बहादुर शाह ज़फ़र पर? क्योंकि उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था, है ना? समर्थन किया था और उसके बाद उनको यहाँ से उनको 1858 में इनको रंगून भेज दिया गया जेल में और 1862 में उनकी वहीं मृत्यु हो गई, है ना? तो उन्होंने एक बड़ा मशहूर शेर भी कहा था कि 2 गज ज़मीन भी ना मिली,
कुएँ यार में, है ना? तो दफन के लिए मतलब ऐसा कुछ शेर था ये मैं भूल गया हूँ अभी। तो कि मतलब कुछ ऐसा ही था। तो ये मतलब ये हुआ। अब ऐसा है कि 1858 तक लखनऊ भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया, है ना? और उसके बाद में रानी झाँसी को भी इन्होंने मार दिया गया, उनकी रानी लक्ष्मीबाई को, उनकी शिकस्त हुई। रानी अवंती बाई लोधी के साथ भी ऐसा ही हुआ, है ना? आगे देखते हैं तुम्हें ओके, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें भी 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी। ना ठीक है, उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी और ठीक है, लोगों की हिम्मत टूटने लगी, बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए ठीक है, अब क्या किया मतलब इनाम की घोषणा की। तो देखिए, अब क्या किया, भई अब जब इन लोगों ने ये देखा कि इतने ज़्यादा विद्रोहियों की जो क्रांतिकारी लोग थे, इनकी हार हो रही है, तो लोगों की भी हिम्मत टूटने लगी। कैसे कि भई तात्या टोपे एक तो छापामार युद्ध कर रहे थे, है ना? छापामार मतलब ये होता है कि पता नहीं चलता दुश्मन को कि हम किस पर कब हमला करने वाले हैं और पीछे से हमला कर देते हैं। तो ऐसा करके वो मध्य भारत मतलब जो जैसे मध्य प्रदेश, है ना? और इस तरह का मतलब इस तरह अपना मतलब मध्य प्रदेश का इलाका है, थोड़ा बहुत इधर इधर का इलाका। तो इसमें यहाँ पर वो अपना टाटा टोपे जो थे वो चला रहे थे अभियान। लेकिन उनको जो है सिंधिया ने क्या किया पकड़वा दिया, है ना? और अंग्रेज़ों ने उनको फांसी दे दी 1859 में। फिर रानी और भी लोगों के साथ वो किसानों की सहायता से चला रहे थे। तो विद्रोह की मतलब क्या हुआ कि ऐसा करने से जो जैसे-जैसे लोग देख रहे थे कि हार हो रही है तो विद्रोही की जो हिम्मत जो है एकदम टूटती जा रही थी, है ना? तो है ना? अब है ना? अब देखो अंग्रेज़ों ने क्या किया जो जिन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ाया था, विद्रोह को कुचलने में मदद की थी, तो वो तो अंग्रेज़ों के लिए वफ़ादार हुए ना, लेकिन देश के लिए तो गद्दार हुए वो लोग। तो अंग्रेज़ों के प्रति जो वफ़ादार थे, उनके लिए उन्होंने बड़े-बड़े इनामों की घोषणा की, है ना? बोलेंगे तुमको इनाम देंगे, है ना? आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया, देखते हैं, है ना? इनामों का ऐलान कर दिया मतलब, ठीक है? अब देखते हैं अब आगे विद्रोह के बाद के साल, तो हम विद्रोह के बाद के साल पर चर्चा करते हैं कि विद्रोह के बाद के क्या हुआ। अंग्रेज उन्नो ठीक है, देखिए अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन वह पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वह निम्नलिखित हैं। तो देखिए, अब ये तो सही बात है कि जिस तरह से पहले वो किसी भी राज्य को हड़प लेते थे, ऐसी उल्टी-सीधी संधि करके, अब उनको ये पता चल गया कि अगर ऐसा हमने दोबारा किया तो फिर से हमें इसी तरह के विद्रोह का सामना करना पड़ेगा और उससे इस विद्रोह से वो एकदम भयभीत हो गए थे। तो 1859 तक लगभग पूरे भारत पर जैसे का तैसा मतलब जो 1857 से पहले की जो स्थिति थी, वैसे ही उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। ठीक है? अब देखते हैं उन्होंने क्या-क्या बदलाव किए, ठीक है? देखिए, ब्रिटिश संसद के ए 1800 रुकिए, देखिए, ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के मंत्रिमंडल के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है? उसे भारत से संबंधित मामलों का ठीक है, उसे क्या है उन्होंने क्या बदलाव किया कि एक तो सबसे पहला कि सारा जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। दूसरा क्या बदलाव किया कि एक भारत मतलब भारतीय मामलों को देखने के लिए कि भारत में क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या करना चाहिए, कैसे शासन करना चाहिए, तो एक भारत मंत्री बनाया गया, है ना? मतलब संसद में से, ब्रिटिश साम्राज्य में से ही एक भारत मंत्री बनाया गया, जो सिर्फ़ उसका काम ये होता था कि वो भारत से संबंधित जो मामले हैं, उनको देखेगा। उसको सलाह देने के लिए, है ना? देखिए, आप देखते हैं तो आगे
उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय, है ना, की का ओहदा दिया गया। ठीक है? तो अब देखो, अब जो भारत मंत्री को सलाह वो मंत्री कोई अकेले तो इतना बड़ा काम नहीं करेगा, पूरे देश का शासन नहीं चलाएगा, भारत जैसे बड़े देश का। तो इसकी सलाह देने के लिए क्या किया गया कि एक सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। जैसे आज देखते हैं कि प्रधानमंत्री अकेले देश थोड़ी ना चलाता है। प्रधानमंत्री के लिए सलाह देने के लिए अलग-अलग मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, है ना? देखा होगा ना, आपने सुना होगा भई, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ना? फिर जैसे अ, ऐसी जैसे राज्यों को चलाने के लिए मुख्यमंत्री के अलावा फिर अन्य मंत्री भी होते हैं, है ना? तो इसी तरह उसको सलाह देने के लिए भारत मंत्री को एक टीम का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। उसको क्या है कि भई सिर्फ़ भारत का मामला देखना होता था, ठीक है बच्चों? ठीक है, उसे हाँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं फिर। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए, भारत का गवर्नर जनरल था, उसको वायसराय का पद दिया, उसको वायसराय का ओहदा दे दिया गया। मतलब अब उसको गवर्नर जनरल ना कह कर के उसको हम क्या कहेंगे? वायसराय वायसराय बोलने लगे उसको। ठीक है? आप देखते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे राज्यपाल होता है ना राज्य में, इसी तरह भारत मंत्री के लिए वो एक तरीके से का भारतीय मामलों का देख-रेख करता था वहाँ पर। भारत मंत्री तो कहाँ बैठता था? ब्रिटेन में। लेकिन भारत मंत्री की तरफ से देखिए, एलिज़ाबेथ की तरफ से भारत पर कौन शासन करता था? भारत मंत्री। अब भारत मंत्री की जो टीम होती थी, वो किसी एक को गवर्नर, किसी को वायसराय बनाकर भेजती थी, उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नर बना के भेजती थी, उसको हम क्या कहते थे? वायसराय कहते थे। ठीक है? तो वो इन टीम की तरफ से शासन करता था भारत। उसकी भी सलाह देने के लिए कुछ लोग होते थे। तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? अब देखते हैं, इस प्रकार उसे ठीक है, देखते हैं, इस प्रकार उसे इंग्लैंड की राजा-रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। ठीक है? अब देखते हैं, है ना? फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की ज़िम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। देश के सभी अ, शासकों को भरोसा दिया गया कि वे भविष्य में उनके कभी, ठीक है, देश के शासकों को भरोसा दिया गया, है ना? कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। उन्हें अ, अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई। ठीक है? तो अब उनको क्या भरोसा दिया गया कि अब अंग्रेज़ों ने, अब देखिए, इसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ सरकार ने, अब मतलब इंग्लैंड की महारानी ने अब पूरी भारत की सत्ता अपने हाथ में ले ली अंग्रेज़ों ने। ठीक है? अब ये और लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि अब मतलब किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करेगी अंग्रेज़ सरकार, है ना? और बोला कि अब तुम ऐसा कर सकते हो कि अपना जो दत्तक पुत्र गोद ले सकते हो, और चाहो तो किसी और को भी अपना, मतलब अपनी जो अपना राज्य है, किसी को भी अपने बाद आने वाले बेटे को सौंप सकते हो। ठीक है? मतलब होने वाला बच्चा हो जो, उसको भी सौंप सकते हो, चाहे गोद लेके भी, मतलब जैसे आप अपना रियासत चलाना चाहो चला सकते हो। लेकिन कुछ शर्त लगा दी गई, लेकिन, ठीक है? इस बात लेकिन उन्हें इस बात के प्रेरित किया गया कि, ठीक है, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना, ठीक है? तो इस तरह अब क्या हुआ कि भई, लेकिन उनको ये कहा कि तुम इंग्लैंड की रानी को जो है अपना सब कुछ मानोगे, और तुम शासन चलाओगे इंग्लैंड की रानी के नाम पे, है ना? तो इंग्लैंड की रानी का प्रतिनिधि मानोगे, मतलब कि हम इंग्लैंड की रानी की ओर से ही शासन कर रहे हैं अपने राज्य पर। ठीक है? अब देखिए, कुछ और बदलाव किया, देखते हैं ये बदलाव और क्या किया ये, ठीक है? सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों का, ठीक है, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया, या
ठीक है? यह भी तय किया गया कि यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय, ठीक है, अब गोरखा, सिखों और पठानों में से सिपाही ज़्यादा भर्ती किए जाएँगे। मुस ठीक है, तो अब क्या फैसला किया गया कि सिपाही भर्ती कहाँ से किए जाएँगे? सिख, गोरखा, पठान, इनमें से ज़्यादा सिपाही जो वो क्या भर्ती किए जाएँगे और अवध, बिहार और दक्षिण भारत में से और मध्य भारत में से नहीं भर्ती की जाएँगी सिपाही और मुसलमानों की संपत्तियों को बड़े पैमाने पर जब्त किया गया। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति-रिवाज़ों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ठीक है? अब इन्होंने क्या किया, अब इनको ये अक्ल आ गई कि अब ये लोग जो है ज़मींदारों से मिलकर रहने लगे। तो पहले तो ये लोग राजाओं को, ज़मींदारों को कुछ समझते ही नहीं थे। अब इनको ये अक्ल आ गई कि अगर देश पर शासन करना है, तो ज़मींदारों को मिलाकर चलना पड़ेगा। है ना? और अब देखिए मुसल उन 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 अंग्रेज़ों को ये लगा कि मुसलमानों ने ही सारा विद्रोह खड़ा किया है, तो मुसलमानों की जो संपत्ति थी, उनको उन्होंने क्या किया, जब्त कर ली। उनको बड़े पैमाने पर जब्त किया गया, उनको दुश्मन समझा गया, है ना? अब और क्या किया गया कि बोले कि जमींदार जो थे उनको बोला कि अब तुम्हारी ज़मीन पे कोई कब्ज़ा नहीं करेगा, तुम्हें साथ मिलाकर चलेंगे हम लोग, है ना? तो ठीक है। और बोले कि हम अंग्रेज़ों ने ये फैसला किया कि अब हम किसके किस भारत के लोगों के जो धर्म है, रीति-रिवाज है या सामाजिक परंपराएँ हैं, उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे अब। अब उन्होंने ऐसा किया। तो इस प्रकार 1857 के बाद एक नया चरण शुरू हो गया अंग्रेज़ों के शासन करने का है ना? तो देखते हैं आइए, है ना? और जमींदारों के अधिकारों को बोला कि एक ऐसी-ऐसी नीतियाँ बनाई गई जिससे जमींदारों के अधिकार एकदम स्थायी हों, ठीक है? अब देखते हैं प्रश्न अब प्रश्न उत्तर करते हैं चलिए। प्रश्न 1 अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या-क्या किया? तो देखते हैं इसका आंसर बच्चों, तो मैंने आपको पहले ही हम वर्कशीट में चर्चा कर चुके हैं, तो इसके आंसर को मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। देखिए, विद्रोह की उथल-पुथल के बावजूद भी अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फ़ौजें मँगवाई और ठीक है, विद्रोहियों को जल्दी सज़ा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के नए केंद्रों को पर धावा बोल दिया गया। ठीक है, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं या फिर इससे लंबा आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरह ठीक है, 1857 तक में दिल्ली अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गई, दोबारा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गई। ठीक है? उसके बाद में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। देश के जिस कोने में विद्रोह हुए, उसे अंग्रेज़ों ने बड़ी ही निर्ममता से कुचल दिया। उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व करने वालों को फांसी की सज़ा दी, ठीक है? तो ये है इसका आंसर बच्चों। प्रश्न दूसरा कौन-सा देखें? आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ? स्वयं सोचकर लिखिए। तो देखते हैं इसका क्या है? तो इसका आंसर देखो बच्चों क्या है कि एक तो सबसे पहली बात ये था कि देखो, क्या है कि अंग्रेज़ों के पास तो अच्छे-अच्छे सैनिक कमांडर थे, है ना? और दूसरी बात कि जो क्रांतिकारी विद्रोही लोग थे, उनके पास एक एक तो संसाधनों की बहुत कमी थी। वो लड़ते थे हथियारों से, तलवारों से, तीरों से, है ना? गोली बंदूक बहुत कम थे। अंग्रेज़ों के पास तो एक तो आधुनिक हथियार थे, है ना? और एक तो ये था कि देखिए, बच्चों की ये समझ लीजिए कि इनके पास में जो विद्रोही थे, इनके पास में कोई एक एक लक्ष्य नहीं था कि किस तरह से हमें
कोई बहुत बड़ी अच्छी योजना नहीं थी कि किस तरह से हमें पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित करना है, लेकिन किस तरह से विद्रोह को कुचलना है, इनकी पूरी योजना अंग्रेजों के पास में थी। और उन्होंने और ज़्यादा सपोर्ट मंगवा लिया इंग्लैंड से। इनको क्या कर इन्होंने क्या सब समुद्र पर कब्जा करने की कोई मतलब उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की, है ना? तो ये बात है। अब देखते हैं आइए बच्चों करते हैं इसका आंसर, ठीक है? अब इसका आंसर हालाँकि 1857 में विद्रोहियों को आरंभिक माह में सफलता मिली, पर वे उसे बरकरार नहीं रख सके, है ना? क्योंकि उनके पास कोई एक संगठित नेतृत्व नहीं था, जो उनकी योजना को पूरे देश में एक साथ लागू कर सके। जबकि अंग्रेज़ों का एक ही लक्ष्य था कि पूरे कि अंग्रेज़ों का एक ही लक्ष्य था कि पूरे भारत में जहाँ भी विद्रोह होंगे, उसे कैसे भी कुचलना है। जिसके लिए उन्हें के पास अच्छे सेना नायक भी थे। कई जगह देसी राजाओं ने भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इस वजह से भी अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में मदद मिली, जैसे ग्वालियर के राजा सिंधिया। ठीक है? तो बच्चों ये है और देखते हैं प्रश्न 3 1857 की 1857 के सेनानियों 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में क्या हुआ? तो देखते हैं तो देखिए ये तो बच्चों ये आपको पता ही है कि उनको मार दिया गया था, उनको फांसी दे दी गई थी। जैसे आप झांसी की रानी को देखिए, तात्या टोपे को देखिए, नाना साहब तो भाग गए थे नेपाल और और भी बहुत से लोगों को ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर करते हैं। 1857 के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को या तो फांसी दे दी गई या इन्हें युद्ध में मार दिया गया। ठीक है? तो आप उदाहरण लिख सकते हैं उदाहरण के लिए जैसे रानी झाँसी, तात्या टोपे और कुँवर सिंह, है ना? ये सब किसी का भी उदाहरण लिख दीजिए, ठीक है? तो ठीक है, अब ठीक है, प्रश्न 4 है, विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेज़ों ने अपने शासन में क्या-क्या बदलाव किए? तो देखते हैं बच्चों, विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेज़ों ने अपने शासन में निम्न बदलाव किए, जैसे ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा नई ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए, फिर से करते हैं बच्चों इसका आंसर देखिए 1858 के नए रुकिए, ठीक है। विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में निम्न बदलाव किए, जैसे ब्रिटिश संसद के 18 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ठीक है, देखिए दूसरा बदलाव क्या किया देखिए, ब्रिटिश मंत्रिमंडल को के एक सदस्य को रुकिए, ब्रिट ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्रिमंडल ठीक है, भारतीय मन 1 मिनट बच्चों, रुकिए फिर से करते हैं इसका आंसर देखिए। दूसरा बदलाव देखते हैं, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के है ना, शासन से संबंधित मामलों को सँभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। ठीक है? अब देखिए, ये उसके बाद भी आप लिख सकते हैं कि भई क्या होते हैं जमींदारों को ये नीति ऐसी नीतियाँ बनाई गई कि जमींदारों को अपने उनके भू क्षेत्र पर कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। ये सब भी आप लिख सकते हैं। इससे ही बड़ा आंसर तो बहुत बड़ा है बच्चों इसका। ठीक है, प्रश्न 5 है। अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलाव के क्या कारण थे? ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपने शासन में पद्धति में इस अपने 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपनी शासन पद्धति में बदलाव इसलिए किया क्योंकि 1857 की क्रांति से क्योंकि क्योंकि वे ठीक है क्योंकि वे है ना 1857 की क्रांति से
काफ़ी भयभीत हो चुके थे, जिसे दबाने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और वे यह नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का विद्रोह दोबारा उठ खड़ा हो। ठीक है? तो बच्चों ये था आपका बहुत लंबा-सा वीडियो, सॉरी इसके लिए माफ़ करना। लेकिन बच्चों ये वीडियो थोड़ा-सा वर्कशीट थी भी बहुत लंबी, तो है ना? तो आगे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।